अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड और बहुत सारी चीज़ें खेलों की दुनिया से जुड़ी क्रिकेट के अलावा भी जिस पर आज बात करेंगे और क्रिकेट पर भी बात होगी। पाकिस्तान की टीम इस वक्त बांग्लादेश में है। पहले टेस्ट मैच पाकिस्तान ने शानदार तरीके से जीता, तमाम मुल्क को भी कामयाबी से हमकिनार किया हमारी टीम ने और बहुत मुबारक हो सबको। दूसरा टेस्ट मैच जारी है। दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीता है, बैटिंग कर रही है पाकिस्तानी टीम। आज की बैड लाइट की वजह से मैच आज 161 रन पर एंड करना पड़ा। दो खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हुए, दोनों ओपनर हैं। बाबर आजम ने बिलाखिर इस पूरे टूर्नामेंट में पहली 50 कर भी ली है। अब ज़रा आगे देखेंगे कि किस तरह चलेगा ये मामला। अनचेंज्ड टीम है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी तरफ जी, बॉक्सर वसीम के बाद अब उस्मान वज़ीर भी तैयार हैं बैनुल अक़वामी फ़ाइट लड़ने को और बैनुल अक़वामी टाइटल अपने नाम करने के लिए। मिडल ईस्ट टाइटल के लिए 15 दिसंबर को वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और फिर सबसे ज़्यादा इंतज़ार अवाम को जिसका था वो है पाकिस्तान सुपर लीग। और पाकिस्तान सुपर लीग का शेड्यूल जारी कर दिया गया। 12 दिसंबर को ड्राफ्टिंग होगी हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में पीसीबी के। उसके बाद 27 से मैचेस शुरू हो जाएंगे और पहला मरहला कराची में 15 मैचेस का और फिर दूसरा मरहला होगा लाहौर में जहां पर 19 मैचेस होंगे। 27 जनवरी से ये मामला शुरू हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि बड़े नाम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान का नेशनल गेम हॉकी, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हॉकी टीम का ऐलान कर दिया गया है। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप खेलने जाने वाली पाकिस्तानी टीम बड़ी बदतरीन सूरत हाल का शिकार रही और आखिरकार हारते हारते ये हाल हुआ कि टूर्नामेंट से तो बाहर हो ही गए और 11वीं 12वीं पोजीशन के मैचेस खेलने की सूरत आ गई। नसीम राजपूत साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और साथ ही साथ शोएब जट ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है। आप तमाम तर लोग इन दोनों हज़रात को जानते हैं। शोएब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नसीम राजपूत साहब जो हैं उनके सामने यकीन करें हम किसी तौर पे भी सीनियर नहीं है, वो हमारे उस्तादा में शामिल हैं और जितना मेहनत और जितनी बड़ा नाम उनका अल्लाह ने किया है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सारी उम्र भी काम करूँ तो उनके करीब नहीं पहुंच। सर ज़बरदस्त। मैं खुद आपको पता है शोएब, नसीम भाई से मैं खुद अक्सर उन्हें तंग करता रहता हूँ। वो बिजी होते हैं फिर भी मैं उन्हें तंग करता रहता हूँ ताकि कुछ ना कुछ सीख ही लूँ उनसे। बहुत अच्छी बात कही है शोएब। नसीम भाई सर, शुरू आपसे ही करूँगा, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हमेशा जब मेरा छोटा भाई शोएब मेरे साथ हो या मैं उनसे बात कर रहा होता हूँ तो वैसे ही एनर्जी भी बढ़ जाती है, खून भी बढ़ जाता है। और इस वक्त ये मुल्क के ऐसे जर्नलिस्ट हैं शोएब जट अरसलान, अगर मैं बात करूं तो थोड़े दिन की बात है, ज्यादा दिन नहीं रह गए जहां पर फिर सिर्फ शोएब जट का ही नाम लिया जा रहा होगा, दूसरा कोई नाम नहीं होगा। फिर मैं जिस तरह, जिस तेजी के साथ और जिस मेहनत के साथ, जिस लगन के साथ शोएब मेहनत कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त। हैट्स ऑफ टू शोएब, जबरदस्त आप मेहनत कर रहे हो। हमें फख्र होता है हमारा छोटा भाई इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं। अच्छा जी, आप दो हज़रात से बात शुरू करने से पहले एक चीज़ ज़रा आप लोगों से भी शेयर करूँ। आप लोगों को तो पता ही है, ज़रा देखने वालों से भी कर दूँ। आमिर खान के साथ उस्मान वज़ीर की कुछ अनबन हो गई थी। हमारे प्रोग्राम में उस्मान वज़ीर आए भी, उन्होंने इस पर बात भी की। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का पैचअप हो गया। मैं ज़रा पहले आपको बताता हूँ कि आमिर खान कितने खुश हैं उस्मान वज़ीर की इस फाइट पे। आपको पहले वो सुनवाता हूँ। पहले भी बोला था उस्मान को, मैंने पहले मिला था, उसको सबको बोला था मैं ये फॉर जाएगा इंशाल्लाह एक दिन टाइटल जीतेगा पाकिस्तान के लिए। अभी आसिफ भी आ गया है टीम पर और ये भी मैंने देखा उसकी ट्रेनिंग आमिर खान अकेडमी इस्लामाबाद में, एक दफ़ा उधर था मैं और मैंने कोच को बोला था ये कौन है, ये दोनों एक दिन बनेंगे अच्छे फाइटर्स पाकिस्तान के लिए। सो अभी देखो दोनों प्रोफेशनल बॉक्सर्स है। इंशाल्लाह उस्मान की नेक्स्ट फाइट होगी टाइटल के लिए और आसिफ की भी 2-3। अच्छा, उस्मान की फ़ाइट होगी टाइटल के लिए और एक और हज़ारा का बॉक्सर भी खेल रहा है इसमें। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है जो अब आमिर खान कहने जा रहे हैं, मैं इस पर शोएब जट से भी और नसीम भाई से भी इसी पर बात करूंगा। मैं आज ज़रा आपको सुनवा देता हूं कि अपनी मदद आपके तहत, अपनी मेहनत के तहत, अपने पैसे लगा के किस तरह से बॉक्सर्स पाकिस्तान का नाम रोशन करें, चाहे वो वसीम हो या उस्मान वज़ीर हो। सुनिए आमिर खान क्या कह रहे हैं। अभी देखो ये उस्मान और आसिफ ने खुद से पैसे लगाए, उस्मान ने पैसे लगाए सब के लिए, बोला मैं दुबई में आऊँगा, ट्रेनिंग करूँगा इधर, उसके आपने पैसे लगते हैं। ये गवर्नमेंट का होना चाहिए। अभी हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर है एक, सो क्यों नहीं हम उनके साथ बात करेंगे एक दिन, उनको बताएंगे प्लीज़ हम कुछ कर सकते हैं। वो पैसा हमारी पॉकेट में नहीं जाएगा, ये इनके लिए, फाइटर्स के लिए, ये उनका प्राइज फाइटर, ये प्राइज फाइटर्स है ना। सो इंशाल्लाह देखेंगे। अभी देखो इंडिया में देखो ओलंपिक्स में उन्होंने
अच्छा, फिर उस्मान वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी इसी बात का शिकवा किया कि जो हॉकी का हाल है उसी तरह दीगर गेम्स का हो रहा है, क्यों तवज्जो नहीं है, वो भी ज़रा सुन लीजिए उस्मान वजीर क्या कह रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा जी, बहरहाल ये ज़रा आप सुन नहीं पाए, लेकिन उस्मान वज़ीर ये कह रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हॉकी का हाल है वही दीगर गेम्स का है। दोनों सीनियर हजरात मौजूद हैं। नसीम भाई, इससे पहले कि हॉकी पे बात करूं, वसीम ने बड़ा शानदार टाइटल पाकिस्तान को जितवाया। आप सब लोग उससे बड़े बाखूबी वाकिफ़ हैं। उस्मान वज़ीर खुद फाइट लड़ने जा रहा है, आमिर खान खुद भी ये कह रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत अपने पैसे लगा के। उस्मान जब जा रहा था तो मेरे शो में भी आया, मुझसे उसकी ऑन एंड ऑफ बात भी होती रहती है। मेहनत करता है लड़का, अब तो प्रमोशन एक्टिविटीज़ भी कर रहा है, लेकिन सर अपनी मदद आपके तहत जब लोग ये सारा कुछ करना शुरू कर दें तो फिर हम जहां हुकूमत की बात करें, जहां पर किसी स्टेक होल्डर की बात करें, इसकी अगर कमी हो तो यकीनी तौर पर बड़ी सख्त मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं किसी खिलाड़ी को। आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की सरबराही में अरसलान एक इजलास हुआ था, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी डिस्कस की गई। उसमें जितनी ऊपर ऊपर की बातें थी वही हुई, कोई ऐसा फैसला सुनने को नहीं मिला कि हम एथलीट के लिए ये करने जा रहे हैं, पाकिस्तान के एथलीट को इस मकाम पे देखने जा रहे हैं। अभी मैं उस 2-3 दिन पहले शुएब जट साहब का ही ट्वीट देख रहा था, और ट्वीट पे बहुत मकबूल हैं शुएब जट साहब, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल ने ये बात कही थी। जब उनसे वसीम के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग लड़ रहे हैं, हम तो मैच्योर को देखते हैं। आपको एक बात बताऊं, हमने जितनी पजीराई आमिर खान को दी है, इतनी पजीराई शायद हमने मोहम्मद वसीम को नहीं दी। हालांकि मोहम्मद वसीम, मुझे एथेंस ओलंपिक्स आज भी बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जहां पर 6 पाकिस्तानी बॉक्सर्स क्वालिफाई करके गए थे, मैं भी वो कवर करने गया था ओलंपिक्स, और वहां पे आमिर खान बर्तानिया के लिए लड़ रहे थे और वो फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुए थे। क्यूबन बॉक्सर के खिलाफ उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। हमारे यहाँ तो वसीम ने एमेच्योर बॉक्सिंग भी पाकिस्तान के लिए लड़ी है। पाकिस्तान के लिए कई सारे टाइटल मोहम्मद वसीम जीत कर आए, जो अभी रिसेंटली एक बड़ा टाइटल भी जीते। हमने उस तरीके की पजीराई वसीम को नहीं दी जिस तरीके की पजीराई हमने आमिर को दी। अब आमिर जो है वो, मैं खुदा ना खास्ता आमिर की परफॉर्मेंस या आमिर पाकिस्तानी निजाद है इसको हरगिज नजरअंदाज नहीं कर रहा हूँ। मैं बात ये कर रहा हूँ कि एक पाकिस्तानी निजाद है, एक टोटली पाकिस्तानी है। एक ने बर्तानिया को रिप्रेजेंट किया, एक ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। मैं बाद में आता हूँ इन बॉक्सर्स की जानिब कि ये बॉक्सर्स किस अंदाज से सोच रहे हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्या बात कर रहे हैं। आमिर उनके पीछे खड़े हुए, उनको बिल्कुल सपोर्ट होनी चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन हमने वसीम को वो हक नहीं दिया जो हक के वसीम जो है वो हकदार थे, कि जो एमेच्योर भी इस मुल्क के लिए लड़ा, जितने टाइटल जीत कर लाया एमेच्योर बॉक्सिंग के, वो इसी मुल्क के लिए जीत कर लेके आया। अच्छा नसीम भाई, माजरत के साथ एक छोटी सी चीज नसीम भाई इसमें ऐड भी कर दें, नसीम भाई इसमें ऐड भी कर दें, जब वसीम जीत कर आया था पहली बार में तो उसका कुछ इनाम उसको देने के लिए ऐलानात हुए थे, आपको याद होगा, बल्कि बहुत अच्छे से पता होगा। वो बेचारा उस इनाम का हकदार भी नहीं ठहर पाया था प्रॉपर तरीके से। नहीं देते, मैं आपको यही बात कह रहा हूँ ना, स्नूकर के बहुत सारे इनामात हैं जो आज तक सरकार की जानिब से नहीं मिले। हमने एक नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई थी कि आप गोल्ड मेडल जीतेंगे 1 करोड़ रुपया, सिल्वर मेडल जीतेंगे 50 लाख रुपया, ब्रॉन्ज मेडल जीतेंगे 25 लाख रुपया। जब वो नहीं मिले प्लेयर्स को जीतने के बाद, जैसे स्नूकर की मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली एक तो स्पोर्ट्स हमारे लिए किसी खाते में नहीं है, हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स किसी खाते में नहीं है। अरसलान, आप सिर्फ एक क्रिकेट को हटा दें जो खुद फाइनेंशियली वायबल है, खुद जनरेट करता है अपने पैसे, सरकार की तरफ से सपोर्ट क्या है? हम तो जितने पैसे देते हैं वो तो सारे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के तनख्वाहों में चले जाते हैं। जितने आपने ऑफिशियल, जितने मुलाजमीन रखे हुए, जो प्लेयर्स का पैसा होता है जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को जाता है, वो तो सारा का सारा तनख्वाहों में चला जाता है। हम एक ऐसी एसोसिएशन को जो मुल्क में जो 3 मरतबा मुल्क से बाहर जाके इंटरनेशनल टाइटल में पार्टिसिपेट करती है, हम उसको 3 लाख रुपए दे रहे हैं। 3 लाख रुपए में तो एक नेशनल टूर्नामेंट भी नहीं होता, या 5 लाख रुपए दे रहे हैं, चलो 15 लाख रुपए दे रहे हैं, उसमें तो एक नेशनल टूर्नामेंट भी नहीं होता। तो अगर इस तरीके से पॉलिसी चलेंगी, आज मुझे नहीं पता, अभी डिटेल उसकी सामने नहीं आई। आज जो मीटिंग हुई थी, इमरान खान साहब बड़े अरसे के बाद स्पोर्ट्स के साथ बैठे थे, शाम तक मेरे ख्याल है ये तमाम चीजें भी सामने आ जाएंगी। अरसलान, बिल्कुल ठीक बात है, ये बात आपकी सही है। शुएब, आपका भी इनपुट इसी पे चाहूंगा। देखें, नसीम भाई ने बहुत ज्यादा तफसील में बता दिया, इसलिए मैं इसको छोटे से जो है ना अंदाज में बयान करना चाहूंगा।
पहले इन्होंने टास्क फोर्स का जिक्र किया। यकीन करें उस टास्क फोर्स ने पाकिस्तान के स्पोर्ट्स को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। 2 साल तक फेडरेशन को पैसे नहीं दिए गए, वो पैसे वापस चले गए, लेकिन किसी खिलाड़ी के लिए, किसी खेल के लिए वो इस्तेमाल नहीं हुए। अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ क्रिकेट को फॉलो करते हैं, क्रिकेट से ही प्यार करते हैं शायद पाकिस्तान वाले, इसलिए उनको पता ही नहीं कि उनके पीछे पाकिस्तान के दीगर खेलों से उस टास्क फोर्स ने, जिसके सरबराह एहसान मानी साहब थे, उन्होंने कितना बड़ा जो है वो जुर्म किया है पाकिस्तान के खेलों को तबाह करके। अब बात करें बॉक्सर्स की, तो यकीन करें आमिर खान की जब भी कोई स्टेटमेंट मुझे आती है तो कम से कम मेरे दिल में इसलिए हमदर्दी नहीं होती। मैं भी उनकी परफॉर्मेंसेस का रिगार्ड करता हूँ, वो पाकिस्तानी है, रिस्पेक्ट करता हूँ, और वो किसी भी मुल्क के हों, अगर उनकी परफॉर्मेंसेस हैं तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन आपको पता होगा पाकिस्तान के हुसैन शाह ओलंपिक के वाइस मेडलिस्ट, उनके नाम से इस्लामाबाद में जो जिम था स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, उसका नाम तब्दील करके आमिर खान के नाम से मंसूब कर दिया गया। आप ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां अपने हीरोज का नाम हटा दिया जाता है दूसरे मुल्क के हीरोज की खातिर, तो फिर आपके हीरोज का क्या हाल होगा। फिर वसीम हो, उस्मान वजीर हो, इनसे वसीम से जो है बलूचिस्तान हुकूमत ने वादे किए, उस्मान वजीर से गिलगित हुकूमत ने वादे किए। ये बेचारे वादों पे ही जो है वो इसी तरह से टरखाए जाते रहेंगे और बाहर से पैराशूटर आते रहेंगे, पाकिस्तान से जो है माल भी समेटेंगे, मशहूरी भी लेंगे, इज्जत भी लेंगे और चले जाएंगे, और आप और मैं जो है वो इसी तरीके से वावेला मचाते रहेंगे, लेकिन ना हमारी कोई सुनेगा ना ऊपर वाले कोई सुधरेंगे। यार शोएब, हमारा काम है, हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, कम से कम स्पोर्ट्स मैन के लिए कुछ ना कुछ कोशिश तो की जा सकती है। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, मैं ज़रा ब्रेक से वापस आता हूँ। तो जिसका जिक्र कर रहे हैं शोएब के बड़े वादे वईद हुए और उस्मान वजीर को कहा गया गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, तो मैंने कोशिश भी की जीबी गवर्नमेंट से बात करने की। उन्होंने इस मामले पर, जब उस्मान वजीर जा रहा था दुबई, तो उससे पहले ही उन्होंने बात करने से मना ही कर दिया। वो बेचारा मेरे शो में भी आया और यहाँ पर भी हमने कोशिश की कि चलो यहीं कुछ हो जाए, लेकिन कोई बात ना हो पाई उससे। वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। शोएब जट और नसीम राजपूत साहब दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम भाई, उस्मान वजीर की हमने बात कर ली, मैं इंशाल्लाह इस पर एक डिटेल बात भी करूंगा। सर, ये हॉकी वाले मामले पर भी थोड़ी बात करते हैं। नासिर अली साहब और समीला साहब से लास्ट टाइम प्रोग्राम में बात हो रही थी, उस वक्त पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम खेल ही रही थी और मिस्र से हम जीते थे, मैच अभी अर्जेंटाइन से होना था। सर, बड़ी बदतरीन कारकर्दगी के बाद हम वहाँ से वापस आए। फिर आपको पता ही है कि शोएब जट खुद भी ये खबर लाए थे, आपको याद होगा, कि जो दोनों कोचेज़ हैं उन्हीं के लड़के 5-5 करके तो ये सारी टीम का हिस्सा बने। सर, क्या हम कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या होगा क्या? अभी फिर 20 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया है और मैं ये देख रहा था कि ज़्यादातर का ताल्लुक, बल्कि सबका ही ताल्लुक माड़ी पेट्रोलियम, सुई साउदर्न, वापडा और नेशनल बैंक, बस इन 4 के दरमियान ही घूम रही है पूरी 20 रुकनी टीम, जो कि एशियन हॉकी चैंपियनशिप के लिए अनाउंस की है। अभी शुक्र है कि रह गए कि जिनके लड़के आ जाते हैं, शुक्र है अल्लाह का कि 4 डिपार्टमेंट बाकी हैं और 2 कोच 5-5 लड़के ले आते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि 5-5 लड़के तो वो लेकर आ रहे हैं। जिस तरह हॉकी का जो हाल हो गया है पाकिस्तान में, कोई खेलने को तैयार नहीं है, कोई इस जाने पाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखें, मैं भी कोई काम करने के लिए जाऊंगा, पहले एक चीज ये सोचूंगा कि मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली, मेरे बच्चों को क्या फायदा होना है अगर मैं इस जानिब जा रहा हूँ। हॉकी में फायदा क्या दिखाई दे रहा है? मेरा आपसे सवाल है अरसलान, कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा। इवन के वो बेचारे अगर कैंप में आ जाते हैं तो कैंप के पैसे, कैंप में पार्टिसिपेट करने के पैसे उनको नहीं मिल पाते। तो अगर ये तमाम की तमाम चीज जब तक कंट्रोल में नहीं आएंगी, कुछ भी नहीं हो सकता। पैसे दे देते हैं हम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, उसके बाद पता चलता है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मामला चले जाते हैं, फिर पता चलता है कि जी इतने पैसे कहाँ चले गए, उतने पैसे कहाँ चले गए। इससे पहले जो फेडरेशन थे उनकी सेक्रेटरी के हवाले से भी बातचीत होती रही है। मौजूदा फेडरेशन के सेक्रेटरी जो इससे पहले जिम्मेदारियां अंजाम देकर गए, उनके हवाले से भी बातें होती रही हैं। तो फिर एक तो पैसा आता नहीं है, फिर पैसा आता है तो कहाँ जाता है, वो किस जगह पे लगता है, उसका क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। अब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि हॉकी किस सिमत में चल रही है। मेरी तो समझ में नहीं आ रही, लेकिन मुझे पूरा यकीन है शोएब जट आपको बहुत अच्छी तरह बताएंगे कि हॉकी में क्या हो रहा है। शोएब, क्या मामला बना? आपने खुद भी एक खबर दी थी, मैंने खुद भी देखी, हमें भी इसका कुछ अदराक था। उस दिन मैं प्रोग्राम भी इसी पर कर रहा था जब हम अर्जेंटाइन से मैच भी हारे। मुझे बताएं, जब कोचेज़, हेड कोचेज़
अपनी एकेडमी से लड़के ले जाएं और फिर पूरे पाकिस्तान में देखें ही ना किसी को। और शुक्र करें, ये बात सही है नसीम भाई की कि शुक्र कर रहे हैं कि 5-5 लड़के मिल भी रहे हैं कहीं से, क्योंकि हॉकी खेलने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन जो हालात हैं हमारी हॉकी के, वो सबके सामने। अभी हम ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई करने का सोच रहे हैं। अब हम नेशनल एशियन हॉकी चैंपियनशिप के लिए जा रहे हैं। 20 रुकनी टीम है, सिर्फ 4 डिपार्टमेंट पे मुहित ये टीम है। यार अरसलान, पहले तो मैं अपने इंतहाई सीनियर और बड़े भाई नसीम भाई से थोड़ी सी मादद करूंगा। ये यकीन करें, नसीम भाई का इसमें कसूर नहीं है। ये हॉकी फेडरेशन, हॉकी वाले, हॉकी के लेजेंड, इन सब का झूठा प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान में हॉकी खेलने वाले नहीं है। आप जाएं, जाके आप जो है ना पीर महल में देखें, आप जाएं गोजरा में जाके देखें, आप जाएं सियालकोट में जाके देखें, आप इन इलाकों में जाके देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट कायदे आज़म ट्रॉफी में इतने लोग नहीं आते, उसके फाइनल तक में इतने लोग नहीं आते जितने एक ये गांव में मैच करा रहे हैं। 5-5, 6-6 हजार का मजमा जो है वहां पे खड़ा होता है, मैच भी देख रहा होता है और अपने बच्चों को वो चाहते हैं कि वो भी मैच खेलें। तो ये बहुत झूठा प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान में हॉकी खेलने वाले नहीं रहे। अलबत्ता कड़वी हकीकत ये है कि हॉकी महदूद कर दी गई है 20 से 25 लड़कों के इर्द गिर्द। आपने कसम खा रखी है कि इन्हीं को खिलाना है, कोई किसी का चहीता है, कोई किसी का जो है वो मंजूर नजर है, और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि आप आज जो है वो 12वीं पोजीशन का मैच खेल रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि जब आपकी फेडरेशन प्रेस रिलीज जारी करे और उसमें कहे कि 8 साल बाद हम ये इवेंट खेल रहे हैं, यानी कि आपके लिए ये एजाज की बात है, ये शर्म का मुकाम है भाई कि आपने 8 साल तक इस हॉकी से दूर रहे। फिर 8 साल पहले जिस कोच ने आपको हॉकी में 9वें नंबर पे इस जूनियर वर्ल्ड कप में पहुंचाया था, 8 साल बाद उसी कोच के साथ आप गए और नतीजा ये निकला कि आज आप 12वीं पोजीशन का मैच खेल रहे हैं। 18 रुकनी टीम में से 10 लड़के असिस्टेंट कोच और हेड कोच की एकेडमी के हैं। तो फिर क्या होगा? यहाँ इंसाफ है ही नहीं, यहाँ मेरिट का कत्ल हो रहा है। और हम इस झूठ से जब बाहर निकल आएंगे ना कि पाकिस्तान में शायद अब हॉकी खेलने वाले नहीं रहे, तो यकीन करें हमारी हॉकी आगे बढ़ जाएगी। इन्होंने एक नेक्सस का कायम कर दिया है तमाम लोगों को झूठ बोल बोल के कि हॉकी तो यहाँ तो अब हो ही नहीं रही। इतना झूठा प्रोपेगेंडा किया गया है आपने, और सब यही समझने लगे कि हॉकी नहीं हो रही। अरे भाई, शहरों से निकलो, गांव देहातों में जाके देखो कि वहां पे किस तरीके से हॉकी की जो है ना वो मैचेस हो रहे हैं। यही मामला हमारा फुटबॉल का। आप फुटबॉल जाके किसी मैच में जाके देखें, 10-10 हजार का मजमा होता है, लेकिन आपको फुटबॉल का ऊपर टैलेंट नहीं मिलता। टैलेंट इसलिए नहीं मिलता कि आपने उन सब को एक कूजे में बंद कर दिया है, अपने 25 की लिस्ट बना ली है कि बस मर जाए जो भी हो जाए, हॉकी उन्हीं के दरमियान होगी। यार ये बात मैं अग्री हूँ शोएब, इस बात से आपकी मैं भी अग्री हूँ कि गांव गोठों देहातों या दूर दराज के इलाकों में हॉकी हो रही है, लेकिन उन हॉकी खेलने वालों की रीच नहीं है इस तरह कि वो आगे आएँ। और फिर जो लड़के हम देख रहे हैं वो उसी लड़कों के इर्द गिर्द हैं जो फेवरेटिज्म वाला मामला है। मैं ज़रा ब्रेक पर जाऊंगा, वापस आऊंगा तो दोनों हजरात से अब जरा स्क्वाश पर भी बात करेंगे और क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे। आज ज़रा मैंने सोचा सारी गेम्स का जो हाल है उस पर थोड़ी थोड़ी बात करके देख लेते हैं। जो नॉलेज इन तमाम तरह हजरात के पास है वो आप तक पहुँचनी भी चाहिए, इससे अंदाज़ा होगा कि इस वक्त खेलों की क्या सूरत हाल है। स्क्वाश में हम भारत से पहली बार हार गए, लाइफ में पहली बार हार गए, जापान से भी हार गए और ये भी लाइफ में हम पहली बार हार गए। जहांगीर खान साहब बड़े गुस्से में थे, उन्होंने कहा कि नॉन प्रोफेशनल लोग जब भाग दौड़ संभालते हैं तो यही होता है। लेकिन मेरा ये कहना और मानना है कि जहांगीर खान साहब खुद भी एसोसिएट रहे हैं स्क्वाश के करताओं धरताओं में, तो फिर उस वक्त क्या सूरत हाल थी, अब भी वही सूरत हाल है। वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था ज़रा आप क्रिकेट और स्क्वाश के हवाले से बात करेंगे। नसीम राजपूत और शोएब जट साहब हमारे साथ मौजूद है। नसीम भाई, सर बड़ी बुरी हार रही हमारी, हमने जापान से भी हार गए मैच और पहली बार हम भारत से भी हार गए। रैंकिंग में कभी ज़िंदगी में भारत हमारे आसपास करीब भी नहीं खड़ा हुआ, जिसको हम अगर स्पोर्ट्स की टर्म में कहें तो करीब लगा भी नहीं कभी। लेकिन जहांगीर साहब बड़े तपे इस बात पे। पर सर मेरा सवाल ये है, जहांगीर खान साहब खुद भी स्क्वाश फेडरेशन का करता धरता रहे, तब भी कोई बहुत अच्छा हाल नहीं था, हमको टॉप रैंकिंग्स के प्लेयर्स तब भी प्रोड्यूस नहीं कर पाए। जांशेर साहब ग्रास रूट लेवल पे कुछ काम कर रहे हैं, मुल्तान तक जा रहे हैं, जगह जगह पहुंच रहे हैं, लेकिन मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि इस वक्त प्लेयर्स का ज़्यादा मसला है बनिस्बत इसके कि जो इंतज़ामी उमूर है उनका कोई प्रॉब्लम हो। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन
सर प्लेयर्स ठीक है कि वो अपने स्टेमिना के लिए काम करें ना करें, वो प्लेयर्स का मसला है, पर हमें देखना तो होगा जो कंट्रोलिंग बॉडीज़ हैं ये सब उनकी जिम्मेदारी होती है। पीसीबी को हम हमेशा मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं कि यार कुछ भी हो तो वो पीसीबी करता है, वो बाद में देखते हैं कि कौन क्या करता है, किस प्लेयर की क्या जिम्मेदारी है। तो जाहिर है सर कंट्रोलिंग बॉडीज़ पर तो जिम्मेदारी आयद होती है ना। बिल्कुल कंट्रोलिंग बॉडी पे अरसलान जिस वक्त लेगेसी थी पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड जैसे वर्ल्ड चैंपियन, 10 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, ब्रिटिश ओपन चैंपियन, 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, लेगेसी पाकिस्तान की थी। हमें ऐसा लगता था कि हमारा कोई बच्चा उठेगा दोबारा ऐसे ही जीतना शुरू कर। जिस वक्त लेगेसी थी उस वक्त हमने काम नहीं किया, ना हॉकी में काम किया। आप 1994 जब आखिरी मर्तबा हम वर्ल्ड हॉकी का टाइटल जीते थे, उस टीम में 4-5 ऐसे खिलाड़ी थे जो सुपरस्टार थे। शहबाज की बात करें, ताहिर जमान की बात करें, वसीम फिरोज की बात करें, प्लेयर तो वसीम फिरोज भी बेहतर थे। फिर आगे आ जाते, मंसूर की बात कर लें आप, कई सारे आपके पास स्टार थे। खालिद बशीर उस टीम का हिस्सा थे, बहुत अच्छा फुल बैक थे। लेकिन उसके बाद हमने काम नहीं किया। हम समझते थे कि ये तो मिट्टी इतनी जरखेज है कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको याद होगा, क्रिकेट की एग्जांपल ले ले, जब आमिर और आसिफ पे बैन लगा था, हम फास्ट बॉलर्स के लिए तरस गए थे। हमने पता नहीं कितने फास्ट बॉलर्स ट्राई कर लिए थे। ऐसा ही है। वो एक लेगेसी से आ रही है। फजल महमूद साहब, खान मोहम्मद, सरफराज नवाज, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, ये एक लेगेसी चलती भी आती है। आप उस लेगेसी का फायदा उठाते हैं और अपने सिस्टम को मजीद स्ट्रॉन्ग करते चले जाते हैं और वो बैकअप देती चली जाती है। तो वो लेगेसी हम मिस कर गए। ये जानशेर खान बरसाती मेंढक की तरह अचानक निकलते हैं, सामने आ जाते हैं, वो ढूंढने के लिए चले गए टैलेंट, ये काम किया। अरे भाई, आप हो गए जहांगीर खान हो गए, आप तो बैठ जाए अपने उस, आपको तो पूरे कॉम्प्लेक्स आपके नाम पे किए हुए इस हुकूमत ने, क्योंकि आपने परफॉर्म करके दिखाया था। बैठ जाए वहां पे, निकालें कोई 10 साल का बच्चा, उसमें स्पार्क नजर आ रहा हो। जब तक आप तैयार नहीं करोगे स्टार हॉकी में, या मैं बात कर रहा हूँ स्क्वाड में, देखिए बाबर आजम आ गए तो नीचे से बैट्समैनों की लाइन ऑटोमेटिक बनेगी। शहनशाह अफरीदी, हसन को देखने के बाद तैयारियां लोग शुरू कर देंगे। ये लेगेसी चाहिए होगी हमें स्क्वॉश में और हॉकी में, जिस पर शायद अब तक हम उस तरीके से काम नहीं। जबरदस्त। मैं जरा शोएब से भी इस पे, शोएब थोड़ी सी बात स्क्वॉश की कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं जरा आपसे जानूंगा ये मोहम्मद हफीज को कैटेगरी क्यों डिक्रीज, उसकी डाउनफॉल की गई है, क्या मसला हो गया? और इसी तरह काफी सीनियर इस तरह काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या वजह है? चलें इस पे ही पहले बात कर लेते हैं शोएब। अच्छा, स्क्वाश में मैं 30 सेकंड में मामले को कर देता हूँ। बिल्कुल मैं नसीम भाई की बात को सेकंड करूंगा कि ये हमारी प्रॉब्लम ही है। मैंने आपको बताया था कि हॉकी में, हॉकी की तबाही के जिम्मेदार आप मैं नहीं है, हॉकी ओलंपियंस है। स्क्वाश में स्क्वाश की तबाही के जिम्मेदार आप मैं नहीं है, नसीम भाई नहीं है, आवाम नहीं है, उसके जिम्मेदारी ये किंग्स हैं। ये किंग्स जो है ना, ये अपने किंगडम के अलावा किसी और को पनपने देना ही नहीं चाहते, ऐसा मुझे लगता है। वरना इनकी बारियां भी लगी, इन्होंने बारियों में भी बंदे प्रोड्यूस नहीं किए यार। बाकी जो था मुल्क ममालिक थे, उनमें उसी तरीके से लेगेसी कैरी हो रही है, पाकिस्तान में नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? ये बहुत ही अजीब सा मामला है। जब आप इनके अंदर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि किस तरीके से अपने किंगडम को खत्म ना करने के लिए क्या क्या चालें चली जाती हैं। खैर, अब हफीज वाले मामले पे आ जाए यार, ये बड़ा सरप्राइजिंग था। हफीज को लाहौर कलंदर ने प्लेटिनियम कैटेगरी में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया। बिल्कुल ठीक, सही है। अब 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक फ्रेंचाइज ने कर लिया, इट मींस के वो उसको वहीं पे रखना चाहते हैं और आगे कैरी करना चाहते हैं। ठीक है। मीनवाइल आपने कैटेगरीज अनाउंस की और उसको डिमोट कर दिया, आपने नीचे भेज दिया। वहां से प्लैटिनियम से आपने निचली कैटेगरी में ले लिया। जो पता चलता है कि एक शायद खामोश इंतकाम लिया जा रहा है मोहम्मद हफीज के खिलाफ। मैं आपको बताता चलूं, मोहम्मद हफीज ने दौरे बांग्लादेश के लिए अपनी दस्तयाबी से माजरत की थी और उन्होंने कहा था कि नौजवान को किसी को मौका दिया। तो ये तो अच्छी बात है ना शोएब जी, ये तो अच्छी बात है कि किसी नौजवान को मौका देने की। मैं आपको बता रहा हूं ना कि उन्होंने गुडविल पे ये किया। अब आपने ये समझा कि गुडविल के बाद जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ होम सीरीज है तो आपने उससे कंसल्ट करना ही जो है वो गवारा नहीं किया। आप कंसल्ट करते कि क्या आप फिर नौजवान को मौका देना चाहते हैं या पाकिस्तान टीम को आपकी जरूरत है तो आप पाकिस्तान टीम में आएंगे। आपने वो मौका नहीं दिया। उसके बाद अब आपने उनकी पीएसएल की कैटेगरी जो है, सिर्फ उन्हीं की नहीं, शुएब मलिक हैं, कामरान अकमल है, मोहम्मद आमिर है, इनको तमाम को पूरी दुनिया में तमाम लीग अपर कैटेगरी में जो है ना वो रखती है ताकि उनकी लीग की शान बढ़े। और आप अपनी लीग में इनको डिमोट कर रहे हैं।
देखिए, या तो आप बताएं ना कि हफीज ने परफॉर्म ना किया हो, आखिरी पीएसएल के टॉप 10 बैट्समैनों में है, बिल्कुल पाकिस्तान सही। टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, समझ से बालातर है। देखिए, अगर आप उनको प्लैटिनियम कैटेगरी में रखते और वो टीमों को पसंद ना होते तो प्लैटिनियम में उनको पिक ना करती टीमें, नीचे खुद ब खुद कैटेगरी में वो आ जाते, फिर नीचे पिक कर लिए जाते। अब आपने ये फैसला लेके बावर करा दिया है कि नियतों का मामला है, आप एक खामोश इंतकाम ले रहे हैं। खामोश इंतकाम ले। नसीम भाई, इस पे आपका मुझे कमेंट ज़रूर चाहिए होता, लेकिन इस वक्त की कमी थी। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। शोएब जट हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर और जर्नलिस्ट। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।